सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत विषय के चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को। बहुत ही आसान से चैप्टर्स हैं और बहुत ही आसानी से आप इनको पढ़ भी लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, क्योंकि हर साल एग्जाम में आप देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि 19 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 39 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 21 को संस्कृत में क्या कहते हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। 16 को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो ये सब प्रश्न आपको तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे, आंसर कर पाओगे, जब आपने 1 से 50 तक की गिनती कम से कम अच्छे से संस्कृत में इनको कैसे लिखते हैं ये आपको पता होगी। तो यहाँ पर हम इसी को जानेंगे। और संस्कृत की शिक्षण विधाएं, संस्कृत को हम कैसे बच्चों को आसान भाषा में पढ़ा पाएं, इसके लिए कुछ यहाँ पर हम शिक्षण पद्धतियों के बारे में भी पढ़ेंगे या शिक्षण विधियों के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, अभी खत्म हो जाएगा और ये लास्ट चैप्टर है आपके संस्कृत का। इसके बाद मैं आपको मास्टर क्लास दे दूंगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन परेशान है मास्टर क्लास के लिए। तो आपको मास्टर क्लास मिल जाएगी इस क्लास के बाद, यानी कि कल आपको मास्टर क्लास मिल जाएगी संस्कृत विषय की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 1 से 50 तक की संख्याओं को हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं। तो 1 को हम एकः कहते हैं, 2 को द्वौ कहते हैं, 3 को त्रयः कहते हैं या त्रय भी कह सकते हैं, 4 को चत्वारः, 5 को पंच, 6 को षट। हालांकि 1 से लेकर के 6, 7 तक या 8, 9 तक नहीं आपको देखने को मिलेगा। 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दशम भी कहते हैं या दश भी कहते हैं, दशम भी कहते हैं, इस तरीके से दशम भी आप लिख सकते हो। फिर 11 को एकादश, ये इंपॉर्टेंट है, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, एकादश द्वादश, एकादश 10 में अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11, द्वादश 10 में अगर 2 जोड़ देंगे, द्वा यानी कि 2, तो कितना जाएगा 12। तो आपको समझ में आ गया होगा एकादश मतलब क्या और द्वादश मतलब क्या। त्रयोदश भी वही है, 10 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि त्रयोदश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 में, 14 भी वही है, चतुर मतलब 4, 10, 10 मतलब 10, तो कितना हो गया 14 हो गया। फिर पंचदश, 10 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इस तरीके से पंचदश, 15 का पंचदश, 16 का षोडश, 17 का इसी तरीके से सप्तदश, 18 का अष्टादश। ठीक है, ये 19 को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बार बार पूछता है। इसको हम नवदश भी लिख सकते हैं, 10 में हम 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 19 होगा। और एकोन विंशति, विंशति मतलब 20 है, एकोन यानी कि 20 में 1 नहीं है, एकोन 20 में 1 नहीं है यानी कि 19। तो एकोन विंशति हम कहते हैं 19 को। ये बार बार एग्जाम में पूछता है। इतने साल का पेपर आपने अगर सॉल्व किया होगा, जो मैंने करवाया है 2015-16 से लेकर के 2023 तक का, तो आपने देखा होगा कि ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। फिर इसके बाद देखिए 20 को विंशति, फिर 21 को एक विंशति, विंशति मतलब 20 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21, तो एक विंशति। फिर इसी तरीके से 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति। इसी प्रकार से चतुर्विंशति यानी कि विंशति मतलब 20 और चतुर मतलब 4, तो कितना हो गया 24। फिर इसी तरह 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, फिर 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टाविंशति, फिर 29 को, यहाँ पर 29 होगा 26 लिख उठा है, तो नवविंशति या एकोन त्रिंशत। देखिए एकोन त्रिंशत, त्रिंशत मतलब 30, एकोन 1 नहीं है यानी कि 29 या नवविंशति भी कहते हैं। फिर 30 को त्रिंशत कहते हैं, फिर 31 को एकत्रिंशत कहते हैं, 32 को द्वात्रिंशत कहते हैं, 33 को त्रयस्त्रिंशत कहते हैं, फिर 34 को चतुस्त्रिंशत, 35 को पंचत्रिंशत, 36 को षट्त्रिंशत, 37 को सप्तत्रिंशत, 38 को अष्टात्रिंशत, 39 को एकोनचत्वारिंशत या नवत्रिंशत, फिर 40 को चत्वारिंशत, 41 को एकचत्वारिंशत, 42 को द्विचत्वारिंशत, फिर 43 को त्रयश्चत्वारिंशत या त्रयश्चत्वारिंशत, फिर 44 को चतुश्चत्वारिंशत, 45 को पंचचत्वारिंशत, 46 को षट्चत्वारिंशत। ठीक है, इस तरीके से 47 को सप्तचत्वारिंशत, 48 को अष्टचत्वारिंशत, फिर 49 को एकोनपंचाशत या नौ
चत्वारिंशत्, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकोन पंचाशत यानी कि 50 माइनस एकोन यानी कि एक नहीं है, 49 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद 50 को पंचाशत कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हजार को सहस्त्र कहते हैं संस्कृत में। अब चैप्टर 7 में हम देख लेते हैं क्या हमें देखना है। तो देखिए इसमें दोस्तों ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है, यहाँ पर मैं उनको अच्छे से आपको समझाऊंगी, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, बहुत ही कम। तो देखिए, शिक्षक प्रशिक्षुओं के लिए गेम का ज्ञान क्यों आवश्यक है, उदाहरण से बताइए। तो अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, संस्कृत विषय को पढ़ा रहे हैं, तो संस्कृत विषय को पढ़ाने की कौन कौन से तरीके हैं, चाहे वो खेल विधि हो, चाहे वो व्याख्यान विधि हो। ठीक है, किस तरीके से हम नाटक करवा करके या कुछ भी कविता कहानी खेल के माध्यम से कैसे हम बच्चों को पढ़ा पाते हैं, कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, जिससे बच्चों को विषय का ज्ञान आसानी से हो जाए, यही हमें समझना होता है। तो संस्कृत में जो शिक्षण विधाएं हैं, इसमें देखिए जो गेम है, बच्चों को कैसे खेल विधि के माध्यम से हम शिक्षा दे सकते हैं, और खेल विधि के माध्यम से शिक्षा देना क्यों आवश्यक है, यही पूछ रहा है। और उदाहरण के साथ आप बताइए। तो संस्कृत शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए घर में उपलब्ध वस्तुओं से शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयोग करने में आप क्या सुझाव देंगे। 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो शिक्षण को अधिक प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए 21वीं सदी में प्रवेश करते ही हम सभी ने सूचना एवं संचार के क्षेत्रों में अधिकतम प्रगति की है एवं दिन प्रतिदिन नए नए विचारों की ओर प्रगति करते जा रहे हैं। आज के समय अनुसार चलते हुए संस्कृत शिक्षण को अधिक रुचिकर, आकर्षक एवं सुग्राह्य बनाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे भावी राष्ट्र के नागरिक, हमारे छात्र अन्य भाषाओं के साथ साथ संस्कृत शिक्षण में भी आनंद की अनुभूति कर सके। यानी कि सभी विषयों के साथ हमें संस्कृत भाषा को भी इस तरह से आसान बनाना चाहिए कि सभी बच्चे इस भाषा को पढ़ने में भी रुचि लें। यह सर्वविदित है कि किसी भी कार्य को सीखने में व्यक्ति की जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं, अधिगम उतना ही जितना हमारा मन लगता है सीखने में, जितनी हमारी इंद्रियां, कान, नाक, जीभ, त्वचा जितना सहयोग करती हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करती हैं, उतने ही अच्छे से उस विषय को हम सीख पाते हैं। तो संस्कृत शिक्षण को अन्य भाषाओं के समान अधिक रोचक दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा ही बनाया जा सकता है। ब्रिटिश जी ने सही कहा है कि श्रव्य दृश्य विधियों और वस्तुएं भावपूर्ण सीखने, प्रबल छात्र रुचि और उत्साह तथा छात्रों को ज्ञान अर्जित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप स्कूल में बच्चों को मोबाइल में कुछ ज्ञानवर्धक चीजें दिखा रहे हैं, तो सारे बच्चे शांत होकर के क्लास में सारे बच्चे ध्यान से उसको देखेंगे। लेकिन अगर वही चीज आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो शायद उसमें से क्लास में 2-4 बच्चे से जरूर होंगे जो ध्यान नहीं देंगे बोर्ड पर। तो आप समझ सकते हो कि अगर हम सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, शब्द दृश्य सामग्री, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, इन सब का प्रयोग करके जब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आती है चीजें। प्राथमिक शिक्षा में संस्कृत शिक्षण करते समय छात्रों की मनोदशा का ज्ञान ध्यान अवश्य रखना चाहिए। माना छात्रों को सरल भाषा में अनुवाद सिखाना है, तो शिक्षक उन्हें उपवन में ले जाकर कुछ फूल लाने को कहेंगे, फिर उन्हें एक एक शब्द का संस्कृत अर्थ बताते जाएंगे। जैसे उपवने पुष्पाणि विकसंति, बाग में फूल खिलते हैं, बच्चों को ले गए बाग में, या बच्चों से कह दिया कि कुछ फूलों के पत्ते ले आओ। तो इसी प्रकार कुछ छात्रों से पत्ते लाने के लिए भी कहा जाए, तथा कुछ से पत्तों को गिनती करने को भी कहा जाए कि गिनो कि कितने पत्ते लेकर के आए हो। तो बच्चे क्या करेंगे, उन पत्तों को गिनेंगे, तो वो संस्कृत में गिनेंगे। अगर एक पत्ता होगा तो बच्चा एकम कहेगा, 2 होगा तो द्वे कहेगा या द्वौ कहेगा, और 3 होगा तो त्रय या त्रीणि कहेगा। तो इस तरीके से बच्चों को हम खेल खेल के माध्यम से संस्कृत भाषा का ज्ञान दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम बच्चों से संस्कृत में बात भी कर सकते हैं। छात्र अपने भोजन में खाना एवं नाश्ता लाते हैं, अध्यापक उनके संस्कृत में नाम बताएं। जैसे बच्चे से प्रश्न पूछ सकते हैं, त्वम किम खादसी, तो बच्चा कह रहा है हिंदी में मैं सेब खा रहा हूँ। तो शिक्षक क्या करेंगे, इसका संस्कृत में अनुवाद करके बताएंगे कि अहम सेब खदामी होगा इसका संस्कृत में अनुवाद। फिर इसी प्रकार से रमा त्वम किम खादसी, रमा तुम क्या खा रही हो, तो रमा क्या कहेगी, अहम कदली फलम खदामी, यानी कि रमा को संस्कृत थोड़ा बहुत आ गया है, तो वो पूरा उसको संस्कृत में ही अनुवाद करके बता रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं इस तरीके की चीजों का प्रयोग करके। अब देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री का एक एक उदाहरण दे और उसका वर्णन करें। यानी कि यह देखिए 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि किस तरीके से श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग हम करते हैं। देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग छात्र और विषय सामग्री के मध्य
अंतःक्रिया को तीव्रतम गति पर लाकर छात्रों को शिक्षोन्मुखी तथा जिज्ञासु बनाती है। एक अच्छे शिक्षक के लिए विषय पर अधिपल्य अध्यापन का बहुउपयोगी माध्यम है। शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण इस प्रकार है। यानी कि जो सहायक शिक्षण सामग्रियां होती हैं, किस तरीके से इनका प्रयोग करके हम आसानी से बच्चों को पढ़ा पाते हैं। तो श्रव्य सामग्रियों में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, अध्यापन यंत्र हो गए। दृश्य सामग्री में प्रोजेक्टर है, एडिडाइस्कोप है, फिल्म स्ट्रिप्स है, इसके अलावा चाहे मानचित्र हो या फिर ग्लोब हो, इसको हम देख करके ही सीखते हैं। फिर दृश्य में श्रव्य चलचित्र, दूरदर्शन, वीडियो टेप रिकॉर्डर, ये सब आ जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है। वीडियो क्लिप का मतलब है कि कोई वीडियो हमने कहीं से ली है, उसको हम चला रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं। तो वीडियो क्लिप द्वारा क्या फायदा होता है, देखिए वीडियो क्लिप द्वारा पाठ्य वस्तु का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया जाता है, जो कि विद्यार्थियों को सरलता से समझ में आ जाता है। छात्रों का अधिगम स्तर स्थायी एवं उच्च हो जाता है। छात्रों को विषय वस्तु आकर्षक और रुचिपूर्ण लगने लगती है, जिससे वे अधिक मन लगाकर सीखते हैं। कठिन विषय वस्तु को छात्र वीडियो क्लिप के माध्यम से पुनः देख और समझ सकते हैं। छात्र अपने आदर्श महापुरुषों और विकास की गतिविधि को अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब बार बार वो वीडियो क्लिप बच्चों के सामने चलाया जाएगा, बार बार उसको देख करके वो पुनः सीखेंगे, पुनः समझेंगे, तो उनका उच्चारण अच्छा होगा, उनको वो चैप्टर याद हो जाएगा। कभी भी उनसे बाद में भी आप पूछोगे तो वो उसको बता पाएंगे। इस तरीके से बहुत फायदा होता है। वीडियो क्लिप द्वारा शिक्षण कार्य से छात्रों को थकावट का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पढ़ने में आनंद की अनुभूति होने लगती है। फिर है, वीडियो क्लिप के माध्यम से चिन्ह, चार्ट एवं वर्णन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए इसके बाद है कि संस्कृत शिक्षण में ऑडियो क्लिप का क्या महत्व। ऑडियो मतलब जो केवल सुन सकते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे ऐप के माध्यम से हम मोबाइल से गाने सुनते हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई हुआ या बहुत सारे ऐप हैं जिसका नाम जो मुझे पता था वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा दोस्तों जैसे टेप रिकॉर्डर है, जिसमें हमने कुछ रिकॉर्ड कर लिया, टीचर ने कुछ रिकॉर्ड कर लिया अपनी भाषा में, और वो आसानी से बच्चों के सामने प्ले करेंगे, तो टीचर को बोलना नहीं पड़ेगा और बच्चे उसको सुन करके अच्छे से क्या करेंगे, या फिर किसी के द्वारा कोई पोयम कहा गया है या फिर कोई कहानी कही गई है संस्कृत में, तो उसको भी हम प्ले कर सकते हैं, बच्चों को क्लास में सुना सकते हैं। तो इससे बच्चों के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। बच्चों के कान, जो कि हम कोई चीज जब ध्यान से सुनते हैं तो हमारी जो कान है वो कहीं ना कहीं जो ज्ञानेंद्रिया हमारी, जो कान है हमारा, वो उसको बहुत ध्यान से सुनता है, तो कान हमारा बहुत एक्टिव रहता है। ठीक है, जैसे कोई चीज हम टीवी में देख रहे हैं तो हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन अगर कोई चीज रेडियो में हम क्या करेंगे, केवल सुनेंगे, तो हमारे कान ही केवल ध्यान से उस चीज को सुनेंगे। तो संस्कृत शिक्षण के लिए ऑडियो क्लिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होता है, जिसमें ज्ञानार्जन के लिए मुख्यतः श्रवण इंद्रियां अधिक सक्रिय रहती है, यानी कि सुनने वाला काम ही रहता है रेडियो में। इसके प्रयोग से छात्रों में श्रवण कौशल का विकास तो होता ही है, साथ में शिक्षण के प्रति एकाग्रता एवं कल्पना शक्ति का भी विकास संभव हो जाता है। संस्कृत शिक्षण में प्रशिक्षुओं को उच्चारण संबंधी कौशल के विकास से आरोह अवरोह से, स्वर एवं लय से अवगत करना प्रत्येक शिक्षक का लक्ष्य होता है, जो कि केवल ऑडियो क्लिप के द्वारा ही संभव हो पाता है। संस्कृत शिक्षण में भी अनेक विधाएं हैं जिनको छात्र ऑडियो क्लिप के माध्यम से सरलता एवं ध्यान से अर्जित कर सकते हैं, वह सीख सकते हैं। संस्कृत शिक्षण की अनेक विधाओं में गद्य, पद्य, श्लोक वाचन, श्लोक कंठस्थ करना मुख्य क्रियाएं होती हैं, जिनकी संपूर्ण जानकारी केवल ऑडियो क्लिप द्वारा प्रदान करना ही संभव हो पाता है, क्योंकि ऑडियो क्लिप के द्वारा हम प्रत्येक विधा का ज्ञान छात्रों को प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट प्रश्न है यहाँ पर कि करके सीखना विधि से आपका क्या अभिप्राय, संस्कृत शिक्षण में इसकी क्या उपयोगिता है। कोई भी विषय हो, अगर हम कोई एक्टिविटी करके कुछ सीखते हैं तो उससे उस विषय में फायदा ही होता है। संस्कृत शिक्षण को अधिक रोचक और आकर्षक और सुचारू रूप और अच्छा बनाने के लिए करके सीखना विधि अत्यंत सार्थक सिद्ध हुई है। करके सीखना विधि के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव हो जाता है। छात्रों में अपने व्यक्तिगत गुणों, क्षमताओं और आत्मविश्वास को पहचानने का, उसमें वृद्धि करने का सुअवसर भी प्राप्त होता है। अपने से किया गया कार्य चाहे वह सार्थक ना हो या हो, उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता ही बालक को आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए बच्चे जब छोटे होते हैं तो माता पिता क्या कहते हैं, माता पिता बच्चों को तैयार करते हैं, उनका खाना पैक करते हैं, उनके कपड़े सा हर चीज माता पिता पूरी चीजों का ख्याल रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे वो अपने ड्रेस को पहनना सीखता है, वो अपनी चीजों का ख्याल रखना सीखता है, वो अपना बैग खुद, उसमें जो कॉपियां ले जानी होती है उसको रखता है,
और जो उसको लंच ले जाना होता है वो खुद उसको टिफिन अपने बैग में रखता है, वो माता पिता नहीं ला के रखते। तो इस तरीके से जो चीजें हम करके सीखते हैं वो हमें धीरे धीरे और अच्छे उसमें हम और बेटर होते जाते हैं। तो इस तरीके से संस्कृत शिक्षण में करके सीखना विधि की उपयोगिता स्वयं करके सीखने की विधियों प्रत्येक क्षेत्र में सार्थक एवं उपयोगी होती हैं। यानी कि ये जो विधियां हैं, करके सीखने की जो विधियां हैं, ये प्रत्येक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या होती है, उपयोगी होती हैं। विद्यालय में, प्रयोगशाला में, कक्षा कक्ष में और विद्यालय के खेलने के मैदान में प्राथमिक कक्षा से लेकर माध्यमिक और उच्च कक्षा स्तर तक स्वयं करके आनंद की जो अनुभूति छात्रों और छात्राओं को होती है, उसको व्यक्त करना असंभव होता है। जब हम खुद कोई काम करते हैं और उसमें हमें सफलता हासिल होता है तो हमें बहुत अपने ऊपर गर्व होता है। प्रत्येक बालक को कुछ करने का अवसर प्रदान करना आवश्यक है, जिससे उसमें आत्मविश्वास के साथ साथ कुछ करने की भी ललक पैदा हो। तो इस तरीके से यहाँ पर संस्कृत विषय जो है ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर कोशिश की कि आपके सारे के सारे चैप्टर अच्छे से आप पढ़ लो, और जितना हो सका दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो सारे क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको सारे विषयों की नोट्स चाहिए, क्लासेस, मास्टर क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की क्लासेस, वीडियोस, इसके अलावा सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। अगर आप चाहते हो कि सारे विषयों के आपको क्लासेस मिल जाए तो क्लासेस आपको मिलेंगी, मास्टर क्लासेस भी आपको मिलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर ही। तो आप यूट्यूब पर भी देखते रहिए हमें, जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिया है, चाहे कॉल करिए या मैसेज करिए, कोई भी डाउट हो तो पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए, और पूरा का पूरा विषय आपने यहाँ पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। सारे विषयों को आप देख सकते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के, और सारे विषयों की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, वो भी मैंने सॉल्व करा दिए। जय हिंद दोस्तों।